हाँ, तो बच्चों, कक्षा 7वीं के आज का ये कालखंड 6वां कालखंड है और अध्याय 2 के जल पाठ का ये भाग हम आज देखेंगे। 2.212 भौम जल तथा भौम जल स्तर। भौम जल कहने का मतलब ये है, जैसे वर्षा होती है और वर्षा होने के पश्चात जो है वर्षा के द्वारा जो वर्षा ऋतु में पानी बरसता है, उस पानी का, बरसे हुए पानी का जो कहेंगे हम, साधारणतः कहेंगे तो सामान्य तौर पर देखेंगे तो 75 से 80% जो पानी है वो नदियों में बह करके, नदियों के माध्यम से बहते बहते समुद्र की ओर प्रस्थान कर जाती है और वो पुनः जा करके समुद्र में मिल जाती है। कुछ प्रतिशत जो है तालाबों में, कुओं में, झरनों में अथवा सरोवर में रह जाती है। उसके अलावा जो जल रिस करके जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है और जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में, जिसको अंडरग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, तो रिस करके जो जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो जमीन के अंदर भी एक जल का स्तर मेंटेन करती है, एक जल का स्तर पाया जाता है, जिसको हम खनन करके, कुआं खोद करके, ट्यूबवेल खोद करके, बोर खोद करके हम अपनी सुविधानुसार यंत्र का प्रयोग करके हम निकाल करके हम अपने अपने जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये भौम, इसे ही भौम जल कहेंगे। वर्षा का जल धरती के अंदर जो प्रवेश कर जाता है, उस भूमि के अंदर प्रवेश होने वाले जल को हम भौम जल कहेंगे। और इसका जो भौम जल का स्तर है, लेवल है, वो हर स्थान पर अलग अलग होता है। इसका कारण ये है कि हर स्थान का जो 2 कारक पर निर्भर करता है कि हर स्थान की मिट्टी की सरंध्रता, जिसमें जल को शोषण करने की क्षमता और जल के धरती के अंदर प्रवेश करने का जो दर है वो, अथवा जहाँ आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक इजाद की गई है जल संरक्षण के लिए, इसका उपयोग जहाँ जहाँ हो रहा है, इसका जो संरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, हर एक गांव के छत के ऊपर बरसे हुए समस्त जल को पृथ्वी के अंदर प्रवेश कराने के लिए एक ट्रेंच खोदा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है और छत के ऊपर पानी जो गिरता है उस पानी को एक व्यवस्था बना करके, नाली बना करके उसमें प्रवेश कराया जाता है। और ऐसा यदि जिस स्थान पर कराया जाता है वहाँ का जल स्तर ऊपर होता है, मतलब उसका जल स्तर अच्छा होता है। कुछ एक स्थानों में हम जब बोर खुदाई करवाते हैं अथवा ट्यूबवेल खुदाई करवाते हैं तो देखते हैं कि पानी की गहराई जो है, अधिक गहराई 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट के बाद में पानी मिलता है, तो उसका भौम जल स्तर बहुत नीचे है और इसका एकमात्र कारण है वो जल संकट को सूचित कर रहा है। तो इस भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए हम जो विधियां अपना रहे हैं जल संरक्षण का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये सब को हमको ध्यान देना चाहिए। यदि हम किसी तालाब के पास गड्ढा खोदें, हमें वहाँ आर्द्र अर्थात जो गीली मिट्टी है मिल सकती है। मिट्टी में यह नमी भूमिगत जल की उपस्थिति के कारण होती है। अधिक गहराई तक खोदें तब हम पाएंगे कि मिट्टी के कणों के बीच के सारे अवकाश
जल से भरे होते हैं, अर्थात जो रंध्र होता है, जो छिद्र होता है मिट्टी में, वो अवकाश जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौमजल स्तर कहलाती है। जहाँ पर पानी जहाँ जो रंध्र, मिट्टी के जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो जल से भरे होते हैं, उस जल वाले स्तर के ऊपरी सतह को भौमजल स्तर कहते हैं। उसके नीचे पाया जाने वाला जल जो है भौमजल कहलाता है। तो सोचिए, इस भौमजल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों से, जैसे नदियों और तालाबों की जल मिट्टी में से रिस कर नीचे गहराई के रिक्त स्थानों में भर जाता है। भौमजल स्तर का अपक्षय। आपने देखा होगा कि प्राय भौमजल को बड़ी मात्रा में पेयजल निर्माण कार्य, कृषि कार्य के लिए भूमि में बोर कर पंप की सहायता से लगातार निकाला जाता है। प्राय इस जल की पूर्ति वर्षा जल के रिसाव तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है, किंतु इस भौमजल की पुनः पूर्ति पर्याप्त रूप से न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर जाता है। वर्षा का समान रूप से न बरसना। हर वर्ष वर्षा बराबर नहीं बरसती है, कुछ एक स्थानों में अधिक तो कुछ एक स्थानों में कम। तो इस प्रकार से कम वर्षा वाले क्षेत्र में भौमजल स्तर जो है व्यवस्थित नहीं रह पाती है और भौमजल स्तर में गिरावट देखने को मिलता है। ऐसा अनेक कारणों से, जैसे जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि से हो सकता है। यदि जनसंख्या वृद्धि हुई तो जल का उपयोग अधिक मात्रा में होगा और अधिक जल का अपक्षय होगा, और ये जल के क्षय के कारण, और एक कारक है अल्प वर्षा और जंगलों का कटना, शहरीकरण तथा वर्षा जल के भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता से वर्षा जल का बह जाना आदि भी भौमजल के अपक्षय के लिए प्रमुख कारण। तो आगे हम देखते हैं जल प्रबंधन। जल का प्रबंध हम कैसा करें, जल का व्यवस्था हम कैसे करें कि हमें समस्या न आए। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हमें तब होता है जब हमें यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। किसी भी वस्तु की जब अभाव हो तब उसका महत्व का पता चलता है। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है। मानव गतिविधियों से जलस्तर लगातार घट रहा है। हम यह चर्चा आपको पहले भी कर चुके हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मात्र 30 करोड़ जनसंख्या थी, और उस 30 करोड़ जनसंख्या में भूमि का जो क्षेत्रफल था वो आज़ादी के समय भी उतना ही थी और आज भी उतना ही है। परंतु हमारी जनसंख्या वृद्धि आज 130 करोड़ से अधिक हो चली है, और ऐसी स्थिति में हमें उसी क्षेत्रफल के खेत से सभी के लिए खाद्य पदार्थ की उत्पादन करना है, और इस उत्पादन के होड़ में लोग अन्य हथकंडे अपना करके रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग करके कई प्रकार से प्रकृति का दोहन किया है और करता जा रहा है। इसे बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। जल संरक्षण की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही, इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि जो कुआं खोदना, तालाब खोदना, ये हमारे गांवों के एक प्रकार से संस्कार हैं। कुआं खोदते हैं लोग, कुआं खोदने के बाद उसको बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ के साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसी प्रकार से ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। किंतु औद्योगिक विकास एवं लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। जल संरक्षण हेतु आप भी सहयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा निश्चित करें कि आप जल संरक्षण करने में कितना सहयोग करते हैं अथवा उसे व्यर्थ बहाते हैं। कुछ बिंदु यहाँ पर हमने दिया है, उस बिंदु को हाँ या नहीं में हम उत्तर देंगे। अपने आप में स्व आकलन करेंगे कि मैं स्वयं
जल बर्बादी करता हूँ या जल का संरक्षण करता हूँ। कार्यकलाप दिया है, नल खुला रखकर अधिक जल द्वारा दांत मुंह धोते हैं तथा स्नान करते हैं। यदि इस प्रश्न के उत्तर में हाँ है तो आपने जल संरक्षण में कोई सहयोग नहीं दिया है। यदि नहीं है तो जल संरक्षण में आपने सहयोग प्रदान किया है। टपकते या बहते हुए नल के जल को देखकर आप उसे बंद नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ या नहीं के आधार पर आपका सहयोग और असहयोग का परीक्षण होता है। एक गिलास पानी लेकर आधा पानी पीकर आधा फेंक देते हैं। हाँ या नहीं निष्कर्ष देंगे। बगीचे में शाम को जल न देकर सुबह के समय जल देते हैं। इसका आशय यह है कि बगीचे में यदि हाँ है, सुबह के समय जल देते हैं तो, और इसका उत्तर हाँ है, तो आप जल संरक्षण में सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि सुबह के समय आप जल का सिंचन करेंगे तो दिन भर सूर्य जो है, सूर्य के ताप से जल वाष्पीकृत होकर के पुनः वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाएगा, जो कि आपके पेड़ पौधों को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा आपके सिंचाई का। यदि यही जल का सिंचाई आप शाम के समय करेंगे तो रात भर तापमान न होने के कारण वो सिंचाई का पूरा लाभ आपको मिलेगा, और ये जो जल सिंचाई करेंगे वो पुनः जल में भूमिगत जल जो है भूमिगत हो सकता है। तो आप इससे जल संरक्षण में सहयोग प्रदान करते हुए दिखेंगे। बगीचे में उस जल का उपयोग नहीं करते जो रसोई घर से निकलता है अथवा सब्जी फल आदि के धोने के बाद प्राप्त होता है। इसे अधिकतर लोग फेंक देते हैं। तो इस पानी को एक व्यवस्था करके हमें रखना चाहिए, और शाम के समय हमारे जो बाग बगीचे हैं उस बगीचों में, फुलवारियों में उस जल का छिड़काव करके उसको सिंचाई का काम करना चाहिए। एक पंथ दो काज वाली जो हमारी उक्ति है उसे भी चरितार्थ किया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए बाल्टी के स्थान पर पाइप द्वारा जल स्रोत, तालाब के जल का उपयोग करते हैं। पाइप लगा करके, मतलब बाल्टी में धोएंगे तो कम पानी में ही आपकी जो वाहन धुलाई हो सकते हैं, उसके स्थान पर पाइप का प्रयोग करते हैं तो अधिक जल प्रदूषित होता है और बर्बाद होता है। बर्तन, बाल्टी तथा टंकी के में जल बाहर बहते तक भरते हैं, मतलब बर्तन भरने के बाद भी बाहर बहते तक पानी को भरते हैं। लोगों की जो इस प्रकार की मानसिकता है वो हमारे जल संरक्षण के लिए और जल संरक्षण की ओर जो कदम है वह उसे सकारात्मक प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि और हमारे जल की बर्बादी बढ़ेगी। इन उपरोक्त कथनों के उत्तर नहीं में प्राप्त होते हैं तभी आप जल संरक्षण में सहयोगी हो सकते हैं। जब एक अमूल्य संपदा है, जल क्या है? एक अमूल्य संपदा है जिसको कोई खरीद नहीं सकता है। हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जल संरक्षण के कुछ अन्य उपाय भी हैं, इनकी चर्चा आपस में करें। आजकल शहरों में जल संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। किसान भी अपने खेतों में सिंचाई की नवीन तकनीकों का उपयोग कर पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। ये तकनीकें हैं स्प्रिंकलर अथवा फव्वारा सिंचाई, ड्रिप अथवा टपक सिंचाई। इसमें एक निश्चित व्यवस्था के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा हमारी फसल की जड़ों में जल का सिंचाई किया जाता है, और बाहर में जो वाष्पीकरण की, सूर्य के प्रकाश से जो वाष्पीकृत हो जाता है जल, इस जल के इस प्रकार के क्षति को रोकने का एक नया नवीन नवाचारी तरीका है, और ऐसे तरीकों को अपनाकर किसान जल संरक्षण में सहयोगी बन रहे हैं। तो बच्चों, आज का ये पीरियड जो छठा पीरियड था, आज इतना ही रहेगा। हमें भौम जल और जल प्रबंधन पर ये छोटी सी आपको जो बताए हैं, इसमें जो समझ में आया हो और समझ में ना आया हो तो मुझे मिस्ड कॉल दें मेरे नंबर पर और उसको समाधान पाएं। अगले दिन हम देखेंगे वर्षा जल संग्रहण पर
अंतिम चैप्टर, अंतिम भाग, जिससे अध्याय 2 आपका समाप्त होगा। अतः कल हम वर्षा जल संग्रहण पढ़ेंगे। धन्यवाद।